गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? नेक्स्ट क्लास प्रीवियस क्लास में ने स्टडी की थी यूनिफिकेशन ऑफ इटली। ओके, और इस चैप्टर के अंदर हमने मैटर जो है वो ये स्टडी किया था कि इटली को यूनिफाइड करने के अंदर इम्पोर्टेंट रोल प्ले किसने किया। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारे पास था सबसे पहले था नेपोलियन। नेपोलियन के लिए हमने बात की थी कि वॉज द रूलर ऑफ फ्रेंच, और कहाँ का रूलर था? फ्रेंच। सेकंड पार्ट हमने इसमें डिस्कस किया था कि इटली को यूनिफाइड करने में कौन कौन सी मेजर ऑब्स्टेकल्स थी। ओके, ऑब्स्टेकल्स के अंदर हमने पोप को रीजन दिया, जो फॉरेनर कुछ इन्वेंटर्स थे जो वहाँ रूलिंग कर रहे थे, ठीक है, डिफरेंट आइडियोलॉजीज थी, ये सो नोट कैसे आप। और जो पोप है, पोप का जो इन्वॉल्वमेंट था, जो वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को अपने अंडर रखना चाहते थे, ये कुछ इश्यूज थे जो इटली के यूनिफिकेशन के अंदर एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। ओके, फिर नेक्स्ट पार्ट में हमने इसमें रीड किया था कि कैसे इटली को यूनिफाइड करने के अंदर जो वहाँ के फ्रीडम फाइटर्स थे या जो हीरो थे इटली के, उन्होंने क्या रोल प्ले किया। उसमें हम मेजिनी को रीड करते हैं, ठीक है, मेजिनी। और इसके अलावा यंग इटली, जो मेजिनी ने एक ग्रुप बनाया था, एक अपना ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया था जिसके अंदर वो यूथ को इन्वॉल्व करने की बातें करता है। ओके, और जो टुडे आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है काउट कैमेलो, मीन्स ये अदर फ्रीडम फाइटर है, दूसरा फ्रीडम फाइटर इटली का जिसने अपना कंट्रीब्यूशन दिया इटली को यूनिफाइड करने में। ओके, नाउ डी काउर वाज इन एन इलाइट फैमिली इन 1810 एडी। जो डी काउर है, ओके, ये क्या है, एक इस पर्टिकुलर उसका नाम है डी काउर। इसका बोर्न हुआ था इलाइट फैमिली। इलाइट फैमिली का मीन्स एक संपन्न परिवार में, प्रेस्टिज फैमिलीज के अंदर इसका बोर्न हुआ था 1810 में। ओके, Having trained in military education, he worked as engineer in the army. वो एज ए मिलिट्री एजुकेशन उसको मिली थी और बाद में उसने कहाँ काम किया था? एज ए इंजीनियर इन आर्मी। जो इटली की आर्मी थी उस आर्मी में उसने ज्वाइन किया एज ए इंजीनियर। ओके, ही वाज सपोर्टर ऑफ लिबरल थिंकर्स। और वो किनको सपोर्टर था? लिबरल। लिबरल का मीन्स जो ये सोसाइटीज़ के अंदर जो लेबर्स नहीं होते, फॉर एग्जाम्पल जैसे मिल्स होते हैं, फैक्ट्रीज होते हैं, फैक्ट्रीज के अंदर जो वर्कर्स होते हैं, या कंप्लीट एक कंट्रीज के अंदर जो लेबर फोर्स होती है जो डिफरेंट एरियाज में वर्क करती है, को उनके राइट्स की बात करने वाले जो होते हैं, उनकी जो आइडियोलॉजीज होती है, उनको हम क्या कहते हैं? लिबरल थिंकर्स कहते हैं। ओके, ही ऑल्सो स्टडीड पार्लियामेंट्री सिस्टम्स ड्यूरिंग दिस जर्नी टू इंग्लैंड। और जब काउर जो है जब इंग्लैंड गया था तो इंग्लैंड में उसने इंग्लैंड का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम्स है उसको भी उसने स्टडी किया था। यहाँ पर एक पॉइंट और है, हमें ध्यान रखना चाहिए, इंडिया का जो पार्लियामेंट सिस्टम्स है, जो भी प्रोसेस होती है, इलेक्शंस होना, जो या पार्लियामेंट में जो कुछ प्रोसेस होती है, ओके, वो सारी की सारी हमने कहाँ से कॉपी की है? एज ए इंग्लैंड। मतलब इंग्लैंड का जो सिस्टम्स है वो हमने भी अडोप्ट किया है। ओके, ही वांटेड टू एस्टैब्लिश द सम सिस्टम्स इन इटली, सेम सिस्टम्स इन इटली। काउर ने जब इंग्लैंड के अंदर वो सब कुछ सिस्टम्स देखा तो उसको काफ़ी ठीक लगा, उसको ऐसे लगा यस, अगर ये कुछ चीज़ें हमारी कंट्रीज के अंदर इंप्लीमेंट होती है इटली के यूनिफिकेशन में, और इटली के अंदर जो डेमोक्रेसी को इंप्लीमेंट करने में काफ़ी ईजी वे होगा। ओके, नाउ he wanted to establish the same systems in Italy. Kaur believed that unification of Italy can only be completed under the leadership of पिडमोंट। अब काउर जो है उसका ये मानना था अगर इटली को यूनिफाई करना है तो फर्स्ट पिडमोंट जो है उस पिडमेंट को हमें क्या करना होगा? पिडमोंट को हम पहले इटली के अंदर मर्ज करना होगा, ऐड करना होगा। ओके, ये एक पर्टिकुलर एरिया है पिडमोंट। ओके, नाउ फॉर डिफ्यूजिंग his views in this direction, he becomes the finance and industry minister in 1847 AD and the Victor Emmanuel appointed him as prime minister in 1852 AD. यहाँ हमें पॉइंट में ध्यान रखना है, वो वाज विक्टर इमोनियल। ओके, विक्टर इमोनियल जो है वो वहाँ का एक तरह से रूलर था। ओके, इटली का रूलर था विक्टर इमोनियल। और जो ये काउर की ये जो उनके जो एम्बिशंस थे, उस एम्बिशंस और उसके बातों को सुनकर विक्टर इमोनियल को लगा हाँ ही वॉज द गुड पर्सन, ही इज़ ए गुड पर्सन। और तो उन्होंने इसको कैसे अपॉइंट किया? उन्होंने अपनी जो कैबिनेट था उस कैबिनेट में उनको फाइनेंस मिनिस्टर और इंडस्ट्री मिनिस्टर्स, ये इनको पोस्ट मिल गई थी कि आप इसमें वर्क करो। ओके, काउर वाज अर्थली माइंडेड डिप्लोमेट। ही वाज नॉट ओनली ए पॉलिटिशियन बट ऑल्सो ए सपोर्टर ऑफ मोनार्की। जो काउर है ये पॉलिटिशियंस तो था ही, साथ साथ वो मोनार्की का सपोर्टर्स भी था। उसका ये मानना था कंट्रीज के अंदर जो डेमोक्रेसी तो होनी चाहिए, साथ में मोनार्की भी होनी चाहिए। का अगर एग्जाम्पल ले प्रेजेंट वे में, तो जो ब्रिटेन्स है,
ब्रिटेन के अंदर क्या है, ब्रिटेन नॉट ओनली ब्रिटेन, काफ़ी कंट्रीज हैं। फॉर एग्जांपल हम ब्रिटेन की बात करें, ब्रिटेन के अंदर जो सबसे पॉलिटिकल जो हेड होता है उसको हम बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर्स, ओके। बट पैरल साथ ही साथ जो कंट्रीज हेड होता है उसको हम बोलते हैं वहाँ की विक्टोरिया होती है, मतलब जो क्वींस होती है वो पहले जैसे एलिजाबेथ थी, फिर विक्टोरिया है, तो उसको स्टेट हेड बोलते हैं। अगर हम सेकंड एग्जांपल लें तो आप थाईलैंड का एग्जांपल ले सकते हो, जापान ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ दिस, ओके। तो वहाँ पर एक्चुअल में क्या है, पावर तो डेमोक्रेटिक में जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर या जो प्रेसिडेंट होते हैं उन्हीं के पास होती है, बट वहाँ मोनार्की सिस्टम भी होता है, ओके। हालांकि उनके पास कोई रूल्स पावर इतने खास नहीं होते हैं, वो इनका पॉलिटिक्स में इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है, लेकिन वो शुरू से स्टार्टिंग से वहाँ के रूलर रहे हैं, तो उनको एज ए ऑनर के तौर पर रखा जाता है, ओके। जैसे इंडिया है, इंडिया के अंदर हमारे कंप्लीटली जो मोनार्की सिस्टम है उसको ना हटा दिया गया था, कैंसिल आउट कर दिया गया था। और एट प्रेजेंट इंडिया के अंदर जो कंट्री हेड होता है उसको प्रेसिडेंट कहते हैं, और एक्चुअल और रियल जो पावर है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, क्लियर। तो इंडिया में कोई मोनार्की सिस्टम नहीं है, किसी भी फॉर्म में नहीं है, ओके। ही वॉज वेल अवेयर द पावर एंड स्ट्रेंथ ऑफ इटली। अब काउर को इटली की जो पावर्स है उसके बारे में वो कम्प्लीटली उसको पता था कि हम किस स्टेज पे हैं और हम क्या कर सकते हैं। दिस इज वाई ही बिलीव दैट यूनिफिकेशन ऑफ इटली इज नॉट पॉसिबल अनलेस फॉरेन असिस्टेंस इज एट दैट टाइम। जब ये सब कुछ हो रहा था यूनिफाइड इटली के अंदर, उस समय टू मेजर कंट्रीज थी जो कंप्लीट डोमिनेंस करती थी वर्ल्ड में, यही वर्ल्ड पावर थी। फर्स्ट था फ्रेंच एंड सेकंड था इंग्लैंड एंड फ्रेंच। रिमेंबर इस एट दैट टाइम यूएसए रशिया इनका रोल नहीं था, वो इतने मेजर और पावरफुल कंट्रीज नहीं थी, क्लियर। तो इटली है उसको, क्योंकि इटली के अंदर काउर को ये लगा कि अगर हमें यूनिफाइड होना है या हमें यहाँ पर डेमोक्रेसी लेके आनी है, तो ओनली अगर हम इंटरनल अगर हम चीज़ों को चेंज करेंगे तो वो एनफ नहीं होगा, काफ़ी नहीं होगा। हमें फॉरेनर मतलब बाहर से हेल्प लेनी होगी, बाहर से जो फॉरेन कंट्रीज हैं जस्ट लाइक फ्रेंच एंड इंग्लैंड, इनकी आगे सपोर्ट अगर मिलेगा तो काफ़ी कुछ चीज़ें क्या होगी, ईजी होगी और फास्ट होगी, ओके। फॉर द सेम रीजन he wanted to internationalize the issues of the unification of Italy. Internal policy reform and foreign policy of Kaur made the unification of Italy. देखो फिर यहाँ क्या होता है कि काउर सोचता था, काउर को ऐसे थिंकिंग थी कि अगर हम हमारे इटली के मैटर को है ना अगर इंटरनेशनलाइजेशन करेंगे तो उससे क्या होगा, जितनी भी कंट्रीज है उनके वो फोकस में आएगा, ठीक है, वो इसको कंसंट्रेट करेंगे, फिर उसको हम क्या करेंगे, उस इश्यूज़ को रेज करेंगे, और सब जो जितने भी कंट्रीज है जो इटलीज के फेवर में है उनके अंदर क्या होगी, सिंपैथी क्रिएट होगी, और वो हमें क्या करेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सपोर्ट करेंगे। इसका सीधा सा एग्जांपल आप अगर हम प्रेजेंट के रेफरेंस में लेना चाहें तो आप पाकिस्तान को देखो, जैसे आर्टिकल 370 इंडिया में हटाया गया, ठीक है, वो इंडिया का इंटरनल मैटर था, लेकिन पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान डायरेक्ट तो इंडिया से कुछ अटैक कर नहीं सकता, ठीक है, ना फाइट कर सकता, कुछ उसके पास इतनी पॉसिबिलिटी नहीं है, तो वो क्या कर रहा है, इंटरनेशनल जो यूएनओ है वहाँ पर बार बार अपनी वॉइस रेज करता है और कहता है देखो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो मुस्लिम्स हैं उनके साथ जो इंडियंस कम्युनिटीज़ है उन्होंने काफ़ी कुछ बुरा किया है, उनको प्रोस्टिक्यूट किया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है, ओके। उससे क्या होता है कि जैसे कुछ मोमडेंस कंट्रीज़ है वो पाकिस्तान के सपोर्ट में आ जाती है, ठीक है। तो ये एक मतलब पॉलिटिकल एक प्रोपोगेंडा होता है जिससे कोई कंट्री अपने काम को बनाने के लिए ये चीज़ें बार बार करती है, ओके। देन इंटरनल पॉलिसी रिफॉर्म एंड फॉरेन पॉलिसी ऑफ काउर मेड द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। यहाँ ये कह रहे हैं कि फिर जो काउर है उसने इंटरनल पॉलिसी जो इटली की थी उसको चेंज करने की कोशिश की, फॉरेन पॉलिसी उसको भी उसने चेंज करने की कुछ ट्राइफिकेशन किया, कैसे भी करके चीज़ों को सुधारा जाए, ओके। नाउ ओके, अब कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ काउर इन द यूनिफिकेशन। अब हम काउर का क्या रोल प्ले किया या काउर ने कौन से वो एक्ट किए, ठीक है, वो हम इसमें स्टडी करेंगे, ओके। काउर वाज द पर्सन्स विदाउट whom the idealism of Maecenas and the bravery of Garibaldi would have been
पॉइंटलेस। यहाँ ये कह रहा है कि अगर हम काउर को अगर हम काउंट नहीं करते हैं इटली के यूनिफिकेशन के अंदर, तो मेजिनी की जो ब्रेवरी है और गैरबोल्डी जो है मतलब मेजिनी के जो आइडियाज़ हैं या आइडलिज्म हैं और जो गैरबोल्डी उसकी ब्रेवरी है वो कंप्लीट नहीं होती है। जैसे कैसे देखो, हम जैसे कहते हैं कि हमें, जैसे हम इंडिया के रेफरेंस में बात करें, हम कहते हैं कि हमें जो फ्रीडम मिली है वो गांधी जी ने दिलाई है। हाँ, दिस इज राइट, ओके, ये सही बात है, ठीक है। बट क्या ये सिंगल पॉइंट काफ़ी है कि सिर्फ गांधी जी ने दिलाई है? नॉट पॉसिबल। वाई? बिकॉज गांधी जी जो थे वो नॉन वायलेंस पे एक्ट करते थे, बट सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, इन्होंने वायलेंस किया। उन्होंने जो ब्रिटिशर्स थे उनको मारा, उनको ना किल किया। तो क्या उन्होंने उनका रोल प्ले नहीं किया? यस और नॉट? तो मीन्स कहने का यह मतलब है कि इंडिया में भी कुछ जो हैं वायलेंस में बिलीव करते थे कि वायलेंस के थ्रू ही हम ब्रिटिशर्स को बाहर फेंक सकते हैं। कुछ गांधी जी जैसे या जो नेहरू जी थे वो बिलीव करते थे नहीं 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 नहीं, वायलेंस नहीं होना चाहिए, सिर्फ आपस में कम्युनिकेशन होना चाहिए। ओके, तो मीन्स सब ने अपना अपना रोल प्ले किया। तो सेम यही बात ये कह रहा है कि अगर हम काउर की बात करते हैं, काउर है, इसने काफ़ी कुछ किया, बट काउर के साथ मेजनी और गैरबोल्डी है, इसको भी हम ऐड करेंगे। ठीक है, ये ऐसे कहना चाह रहे हैं क्योंकि ये जो पर्सन्स है, दैट्स मेजनीस, काउर एंड गैरबोल्डी, ठीक है, दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल फॉर यूनिफिकेशन ऑफ इटली। नाउ फर्स्ट ही बिलीव्ड दैट, देखो रिमेंबर दैट जो चैप्टर हमारा है वो इन्हीं पॉइंट्स में सब कुछ कंसंट्रेट है। तो हमें ये पॉइंट्स हैं वो थोड़ा इस पर कंसंट्रेट रहना है, क्योंकि ये पॉइंट्स अगर आपको हमें रिमेंबर रहेंगे तो समझने में काफ़ी इजी होगी। यस, फर्स्ट, अब काउर क्या बिलीव करता था, क्या मानता था? काउर फर्स्ट थिंक ओनली पिडमोंट एंड सार्डिनिया इज कैपेबल फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। काउर का ये मानना था कि इटली में पिडमोंट फर्स्ट एंड सार्डिनिया, ये एक ही नाम है, ठीक है, पिडमोंट एंड सार्डिनिया इज द कैपेबल फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। कि ये जो एरिया है इसी को हम मर्ज करेंगे ना तो ही इटली का यूनिफिकेशन पॉसिबल है। क्लियर? क्योंकि एक बड़ा पार्ट था इटली का, तो इसको यूनिफाइड करना जरूरी था, नेसेसरी था। सेकंड, ऑस्ट्रेलिया इज द बिगेस्ट ऑब्स्टेकल इन द यूनिफिकेशन। मैंने लास्ट में भी रीड किया था कि इटली के यूनिफिकेशन के अंदर फॉरेन जो कुछ कंट्रीज थी, फॉरेनर्स थे, कुछ जो प्रॉब्लम क्रिएट करते थे, उसमें ऑस्ट्रिया थी। ओके, तो ये प्रॉब्लम थी। थर्ड, ऑस्ट्रेलिया कैन नॉट बी रूटेड आउट विदाउट फॉरेन असिस्टेंस। काउर बिलीव्ड इन द रियलिस्टिक्स, प्लेनिटिव एंड प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स। अब ऑस्ट्रिया जो काउर, इसको पता था कि ऑस्ट्रिया को विदाउट फॉरेन इंटरफियरेंस हम मतलब उनको बाहर नहीं फेंक सकते, क्योंकि ऑस्ट्रिया एक कंट्री थी और उस कंट्रीज के कुछ इन्वेंटर कहाँ रूल कर रहे थे? इटली में। और उनको डायरेक्ट सपोर्ट किससे मिल रहा था? ऑस्ट्रिया से। कहाँ? इटली के अंदर। तो उनको पता था कि हम काउर को कि डायरेक्ट इटली से हम ऑस्ट्रिया के जो इन्वेंटर्स हैं उनको हटा नहीं सकते, इसके लिए हमें फॉरेन असिस्टेंस की ज़रूरत है या हमें उनकी ज़रूरत है। He wanted to internationalize the issues of Italy in order to attend the active help and sympathy of the foreign powers. Okay, जैसे हमने पहले रीड किया है कि वो फॉरेन पावर को गेन करने के लिए इस इश्यू को रेज करना चाहता था इंटरनेशनल लेवल पर। There were only two powers nations in Europe at that time, France and England. Okay, clear? To that time, France and second is England. ये दो ही मेजर पावरफुल कंट्रीज थी। ओके, there was no help expected from the England because it had adopted the policy of non interference यहाँ in European nations। अब यहाँ पर जो काउर था उसको पता था या उसको ऐसे लगा कि इंग्लैंड से कुछ स्पेशल हेल्प नहीं हो सकती, क्योंकि इंग्लैंड जो है वो यूरोपियन नेशंस के साथ एक कांस्टेंट थ्योरी पर वर्क कर रहा था। हम नॉन अलाइजमेंट कह सकते हैं कि भाई आपको जैसे करना करो, हम ना तो आपकी साइड है ना आपकी साइड है। ओके, तो काउर को इंग्लैंड से कुछ हेल्प मिलने की जो पॉसिबिलिटी थी वो काफी कम लग रही थी। सेकंड, द फ्रेंच एम्पायर हैड ए सिंपैथेटिक एटीट्यूड्स टुवर्ड्स इटली ऑन द इश्यूज ऑफ यूनिफिकेशन। बट लेकिन जो फ्रेंच के जो रूलर्स थे या जो एम्पायर थे उनको इटली से सिंपैथी थी कि हाँ इटली के अंदर यूनिफिकेशन होना चाहिए, इटली के अंदर डेमोक्रेसी आनी चाहिए। ओके, hence Kaur wanted to proceed in this directions। ओके, तो फिर काउर ने किस डायरेक्शन में वर्क किया? ऑब्वियसली बात है फ्रेंच की डायरेक्शन में वर्क किया, या फिर वो फ्रेंच गया और फ्रेंच से हेल्प की डिमांड की उसने। Kaur achieved the sympathy and friendship by the sending military assistance in Crimea। Okay, Crimea it's a European countries। क्रीमिया और फ्रांस की जब आपस में बैटल हो रही थी, ओके, तो
इस काउर ने क्या किया था, उनको मतलब फ्रेंच को अपनी आर्मी को क्या किया था, भेजा था फॉर द हेल्प ऑफ फ्रेंच। फ्रेंच की हेल्प के लिए कहाँ भेजा था, क्रीमिया में। ओके, क्रीमिया इज ए कंट्री इन यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है। अब काउर ने क्यों भेजा, काउर को पता था कि मेरे को फ्रेंच की नीड है, अभी नहीं कल होगी, जरूरत है मेरे को, फ्रेंच है, उस कंट्रीज की असिस्टेंस चाहिए। तो तो उसने अपने इस इश्यूज को, अब किसी से फ्रेंडशिप करें तो कुछ तो उसकी हेल्प करनी चाहिए ना। इसने इस क्रीमिया में किसकी हेल्प की, फ्रेंच की हेल्प की। ओके, काउर गोट द बेनिफिट्स ऑफ दिस फ्रेंडशिप इन पेरिस कॉन्फ्रेंस। ओके, और फिर काउर को जो इसने हेल्प की थी उसकी, इसको इसका जो क्या कहते हैं फायदा कब मिला, उसको मिला इस फ्रेंडशिप को पेरिस कॉन्फ्रेंस के अंदर। पेरिस एक्चुअली फ्रांस की कैपिटल है, ठीक है ना। तो वहाँ पर एक पेरिस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें इस जो उसने हेल्प की थी फ्रेंच की, उसकी इसको फायदा मिला। कैसे? डिस्पाइट द ऑपोजिशंस ऑफ ऑस्ट्रिया, द स्टेट ऑफ सार्डिनिया वाज इनवाइटेड इन पेरिस कॉन्फ्रेंस। अब ऑस्ट्रिया जो था वो भी पावरफुल था, ऑस्ट्रिया ने रिफ्यूज किया, मना किया फ्रेंच को कि आप इटली का जो सार्डिनिया स्टेट्स है उसको फ्रेंच जो पेरिस कॉन्फ्रेंस के अंदर आप मत बुलाओ। बट फ्रेंच ने ऑस्ट्रिया की बात को इग्नोर किया, उसने कहा नो नो सर, हम आपकी बात नहीं मानेंगे, हम इटली का जो सार्डिनिया स्टेट्स है उसको हमारे यहाँ पेरिस कॉन्फ्रेंस में बुलाएंगे। तो ये एक तरह से इटली की पॉलिटिकल विक्ट्री थी। क्यों? क्योंकि पहले इटली के पास इतनी वेल्थ मतलब पावर नहीं थी कि वो किसी इतने बड़े कॉन्फ्रेंस के अंदर अपने आप को प्रेजेंट कर सके। बट काउर की माइंडसेट ने या काउर की पॉलिटिक्स ने इस चीज़ को ईजी कर दिया। In this conference, Kaur held Australia responsible for the unfortunate conditions of Italy। और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर काउर ने कहा कि आज जो भी इटली के अंदर जो भी अनस्टेबिलिटी है उसके पीछे रेस्पॉन्सिबल कौन है, इट फर्स्ट पर्सन, और वो उन्होंने बताया ऑस्ट्रिया। किसको बताया? ऑस्ट्रिया। ओके, काउर गेंड एन मोरल विक्ट्री ऑन द क्वेश्चंस ऑफ इटली इन पेरिस कॉन्फ्रेंस। यहाँ पेरिस कॉन्फ्रेंस के अंदर जब काउर है अपनी स्पीच को कंप्लीट कर रहा था या जब स्पीच दे रहे थे, तो उन्होंने अपनी मोरल एक विक्ट्री, मोरल विक्ट्री का मीन्स उन्होंने अपनी जो भी मैसेज थे उन्होंने पेरिस कॉन्फ्रेंस के अंदर काफ़ी जो बड़े नेशंस थे उनके सामने उनको इश्यू को रेज किया, जिसमें उनको काफ़ी हेल्प मिली, जो कि उनकी एक पॉलिटिकल या मोरली विक्ट्री थी। ओके, नाउ आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा कि कैसे मैं इसको थोड़ा इजीली रिपीट कर देता हूँ। इटली की यूनिफिकेशन के अंदर टू मेजर कंट्रीज की उसकी हेल्प कर सकती थी, ब्रिटेन एंड फ्रांस। ब्रिटेन ने मना कर दिया कि नहीं सर, हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। फ्रांस ने उसकी हेल्प की, फ्रांस की हेल्प उसने यस कहा। तो उसके रिवार्ड में जब फ्रांस और क्रीमिया की बैटल हो रही थी, इटली ने क्या किया था? हेल्प की थी। रिपीट के अंदर फिर इटली को क्या मिला? पेरिस कॉन्फ्रेंस के अंदर उनको इनवाइट किया गया। ओके, ये कुछ इसमें हुआ है। नाउ स्टैंस ऑफ नेपोलियन एंड अटेनमेंट ऑफ द लैम्बोर्डी। नाउ अब जो ये इसमें क्या है कि एम्पोरियर जो नेपोलियंस है उसके इसके इस वीडियो हम स्टडी करेंगे कैसे नेपोलियंस की हेल्प है वो इटली के अंदर मिलती है या लैम्बोर्डी उसको गेन कर पाता है। एम्पोरियर नेपोलियन थर्ड, जस्ट ए मिनट। ओके, एम्पायर नेपोलियन थर्ड स्टेड फॉर द मंथ नियर द बॉर्डर ऑफ सार्डिनिया फॉर एंजॉइंग वेकेशंस। अब क्या होता है कि जो नेपोलियन थर्ड है वो क्या करता है, सार्डिनिया के बाउंड्री पे या बॉर्डर पे क्या करता है, कुछ अपनी वेकेशंस को सेलिब्रेट करने आता है या वहाँ मनाने आता है, छुट्टियाँ मनाने आता है। विदाउट एनी फॉर्मल इन्विटेशन काउ रीच्ड द प्लम्बेरिज। ओके, और जब ये काउर को पता चला कि नेपोलियंस हैं वो उसकी जो इटली स्टेट्स है उसके जस्ट नज़दीक में ही वो आए हुए हैं, तो वो बिना किसी अपॉइंटमेंट के वो उनसे डायरेक्ट मिलने जा पहुंचा। A pact was signed as a result of the meetings of the Kaur and Napoleon in which following decisions were taken। काउर की और नेपोलियन की उसके आपस में मीटिंग्स हुई और उसमें कुछ पॉइंट्स पे डिस्कशंस हुआ और कुछ एग्रीमेंट्स साइन हुए। ओके, वो कौन से एग्रीमेंट? वी वॉच दिस। यस, फर्स्ट आई रिपीट अगेन, ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो ट्रीटीज़ हैं, जो पैक्ट साइन हो रहे हैं, इनको हमें थोड़ा माइंड में रखना नेसेसरी है कि जो चैप्टर्स के अंदर जो नेक्स्ट पार्ट आएंगे वो इन्हीं से रिलेटेड होंगे। ओके,
फ्रेंच वुड प्रोवाइड ए मिलिट्री असिस्टेंस ऑफ 2 लाख सोल्जर्स इन केस ऑफ वार बिटवीन ऑस्ट्रिया एंड सार्डिनिया। ओके, कि यहाँ ये ऐसे कह रहा है कि अगर ऑस्ट्रिया और सार्डिनिया की आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स होती है, ओके ठीक है, ऑस्ट्रिया और सार्डिनिया से अगर इटली की कॉन्फ्लिक्ट्स होती है तो फ्रेंच क्या करेगा, 2 लाख सोल्जर प्रोवाइड करवाएगा, किसको, इटली को। क्लियर। तो काउर और जो गेरबोल्ड काउर है, इन्होंने क्या किया, मिलिट्री असिस्टेंस की डिमांड की। क्लियर। ये फर्स्ट उनके आपस में ट्रीटी हुई। ओके। सेकंड, नेपल्स एंड सिसिली वुड रिमेन स्टेट्स ऑफ द पोप्स एज वेल। सेकंड, नेपल्स एंड सिसिली, दीज आर द 2 स्टेट्स, ये 2 स्टेट्स थे। और फिर तो ये भी एग्रीमेंट हुआ कि ये पोप के अंडर रखे जाएंगे। क्लियर। और हमने पोप के लिए बताया था, पोप इज द हाईएस्ट रिलीजियस मैन इन द क्रिश्चियनिटी। ठीक है ना। 2 कंडीशंस। नाउ थर्ड, okay, third condition is that Lombardy and Venetia will given to Sardinia। Lombardy and Venetia will given to Sardinia। Lombardy और Venetia किसको मिलेंगी, सार्डिनिया को मिलेंगी। ओके, थर्ड कंडीशंस। फोर्थ, द टेरिटरीज ऑफ नीस एंड सेवेरी विल बी गिवन टू फ्रांस एज ए रिवार्ड फॉर दिस असिस्टेंस। तो फर्स्ट 3 ट्रीटीज के अंदर तो क्या होता है कि जो कुछ मिलना होता है वो इटली को मिल रहा है, बट फोर्थ कंडीशन के अंदर जब फ्रेंच इटली की हेल्प कर रहा है, उसको असिस्टेंस कर रहा है, तो फ्रेंच को क्या मिल रहा है, तो फोर्थ में कहा है द टेरिटरीज ऑफ नीस एंड सेवॉय, ये तो वो प्रोविनेंस से 2 स्टेट्स हैं, ये किसको दिए जाएंगे, एज ए रिवार्ड टू असिस्टेंस। फ्रेंच की हेल्प, फ्रेंच की इटली को हेल्प करने के रिवार्ड में नीस और सेवॉय किसको मिलेंगे, ये मिलेंगे आपको फ्रेंच को। ओके, आई रिपीट अगेन, लैम्बोर्डी एंड वेनेशिया विल गिवन टू सार्डिनिया। लैम्बोर्डी और वेनेशिया ये किसको मिलने थे, सार्डिनिया को। ओके, और 2 स्टेट्स जो पहले हमने रीड किए वो किसको मिलने हैं, पोप को। ओके, और सबसे फर्स्ट मेन चीज, 2 लाख सोल्जर कौन किसकी हेल्प के लिए देगा, फ्रेंच इटली को देगा हेल्प के लिए। ओके, एंड फिफ्थ कंडीशन, विक्टर इमैनुअल विल मैरी हिज डॉटर टू प्रिंस जेरोम बोनापोर्टा। विक्टर इमैनुअल वो एज द रूलर ऑफ इटली। ठीक है, और इसमें फिफ्थ कंडीशन ये थी कि जो विक्टर इमैनुअल है वो अपनी जो डॉटर्स है, अपनी जो प्रिंसेस है, अपनी प्रिंसेस की मैरी किसके साथ करेंगे, प्रिंस जोराम बोनापोर्टा। और जोराम बोनापोर्टा वाज द सन ऑफ द या प्रिंसेस ऑफ द नेपोलियन बोनापार्टा थर्ड, ये उनके लड़के थे। ओके, इट वाज डिसाइडेड इन द पैक्ट, ये सब डिसाइड हो गया। ठीक है, देयर आर 5 कंडीशंस, देयर आर 5 पॉइंट्स दिस ट्रीटी इन दिस पैक्ट दैट वेरी सून बाय अबेटिंग ऑस्ट्रिया war will be initiated so the Australia may seem aggressive and the Sardinia appears to be fighting in the self defense। ओवरऑल हमने इस चैप्टर में रीड किया कि इटली का मेन एम्बिशन यही था, या जो इटली के फ्रीडम फाइटर्स थे उनका मेन एम्बिशन यही था कि इटली को यूनिफाइड करें। इटली को यूनिफाइड करने में सबसे मेजर ऑब्स्टेकल क्या था, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया को रिमूव करने के लिए क्या हो कि अब जब ये सब पैक्ट हो गए तब जो काउर्स थे, गेरबोल्ड थे, थोड़ी ये डिसाइड किया कि कैसे भी करके इटली को एग्रेसिव, सॉरी ऑस्ट्रिया को एग्रेसिव किया जाए। अब अगर हम उसको एग्रेसिव करेंगे तो हम पे क्या करेगा, अटैक करेगा, और जब वो हम पे अटैक करेगा तो हम रिटर्न में अटैक करेंगे और हम एज ए डिफेंस लगेंगे। डिफेंस का मीन्स सर हमने अटैक नहीं किया, पहले हम पे ऑस्ट्रिया ने अटैक किया, इसलिए हम अपने आप को क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं या अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं। क्लियर। इससे क्या होता है, इंटरनेशनल लेवल पर हम जो इटली है वो क्रिटिसाइज के लिए बच जाता। ओके, फाइटिंग सेल्फ डिफेंस इन order to await Austria cower cause revolt in the province of Mas and Karata। अब काउर क्या करता है, इस चीज़ को या इनको काफ़ी कैप्चर करने के लिए या इन चीज़ों को रियलाइज थोड़ा मान लो वायलेंस करने के लिए क्या करता है कि जो ऑस्ट्रिया के अंदर 2 प्रोविनेंस होते हैं। ठीक है, और ये प्रोविनेंस जो है उसका नाम है मास एंड कराटका, यहाँ पर रिवोल्ट करवा देता है, यहाँ पर मान लो कुछ इंसर्जेंसी क्रिएट करवा देता है, वहाँ पे लड़ाई झगड़ी स्टार्ट करवा देता है वो। ठीक है, ऑन अप्रैल 23, 1859 ऑस्ट्रिया गेव एन अल्टीमेटम 3 days। ठीक है, और ये सब कुछ होता है तो ऑस्ट्रिया को पता चल जाता है कि ये सब कुछ ऑस्ट्रिया के इटली के से हो रहा है, तो उसने इटली को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया कि ये जो कुछ हो रहा है इसको आप ठीक करो, अदरवाइज आप रेडी रहना फॉर वॉर। ओके, फ्रेंच प्रोक्लेमेंट द वॉर इन फेवर ऑफ इटली on April 29, 1859 AD।
ठीक है। ऑस्ट्रिया वॉज फेसिंग कॉन्स्टेंट डिफीट बट फ्रांस विथड्रॉ इटसेल्फ फ्रॉम द वॉर विदाउट आस्किंग सार्डिनिया एंड नेपोलियन थर्ड साइंड ए पैक्ट फॉर पुटिंग एन एंड ऑफ द वॉर मीटिंग विद द एम्पोरियर ऑफ ऑस्ट्रिया जोसेफ। हाँ, यहाँ पर हमें ये पॉइंट ध्यान रखना है, जो ऑस्ट्रिया के जो रूलर थे वो जोसेफ थे। एट द प्लेस कॉल्ड विला फ्रेंका ऑन जुलाई 11, 1958। अब इस स्टोरी में क्या होता है कि ऑस्ट्रिया है वो इंसर्जेंसी क्रिएट करवाता है, इटली है वो ऑस्ट्रिया के अंदर इंसर्जेंसी क्रिएट करता है, ठीक है। रिवेंज में तो ऑस्ट्रिया वो अटैक करता है इटली पे, ठीक है। इटली और फ्रेंच ने पहले ही एग्रीमेंट साइन कर रखा था, तो दोनों कंट्री मिलकर किसके साथ बैटल करती है, ऑस्ट्रिया के साथ। और इस कंप्लीट बैटल के अंदर ऑस्ट्रिया वो डिफ्यूट हो जाता है, कंप्लीट हार जाता है, ओके। हारने से फिर क्या होता है, में एक यहाँ पर जो नेपोलियन बोनापार्ट है वो क्या करता है, कुछ चीज़ें मिसमैच कर देता है, या कुछ चीटिंग मान सकते हो आप। वो क्या करता है कि इटली के रूलर को पूछे बगैर उनसे सार्डिनिया जो है, जो रूलर है वहाँ से वो बिना डिस्कशन क्या करता है, जो जोसेफ है ऑस्ट्रिया के रूलर, उनके साथ ही आपस में कुछ ट्रीटी कर लेता है, और उस जो बैटल थी, ये जो वार था, उसको स्टे कर देता है। यहाँ थोड़ा ध्यान रखना आप, ये जो बैटल हो रही थी ये फ्रेंच प्लस इटली वर्सेज ऑस्ट्रिया हो रही थी, ओके, यस और नॉट। बट जब एग्रीमेंट ट्रीटी हुई, जो पैक्ट साइन हुआ, तो वो नेपोलियन ने क्या किया, अपने बेस पे किसके साथ कर लिया था, ऑस्ट्रिया। इटली के रूलर को इस बार पूछा भी नहीं गया। इससे क्या होता है कि इटली को लॉस होता है, और वो लॉस क्या है वो हम देखते हैं इसमें। इट कंडीशंस वर एज फॉलोज। वो क्या कंडीशंस थी, लोम्बार्डी वाज गिवन टू सार्डिनिया। यहाँ एक कंडीशंस हुई कि लोम्बार्डी किसको दिया जाएगा, सार्डिनिया को। लेकिन अगर हम पहले अगर बात करें, ठीक है, एक मिनट इसको रीड कर लेते। लोम्बार्डी वाज गिवन टू सार्डिनिया, ओके। तो लुक दिस, अब यहाँ इटली को क्या लॉस होता है, इटली को देखो लॉसेज में ये है, यहाँ पर हमें कंडीशंस देखनी है, एक मिनट। फर्स्ट, यस, लोम्बार्डी एनेशिया विल गिवन टू सार्डिनिया, कि मीन्स कंडीशंस फ्रेंच और इटली के बीच साइन क्या हुआ था कि लोम्बार्डी और वेनेशिया किसको मिलेगा, सार्डिनिया को मिलेगा, ये कंडीशन हुई थी। लेकिन नेपोलियन क्या करता है कि जो उसके साथ ट्रीटी करता है उसमें लेम्बोर्डी को क्या मिलता है, सिर्फ सार्डिनिया को देता है। सेकंड वाला जो स्टेट्स है वो कैंसिल कर देता है। सेकंड, वेनेशिया वाज गिवन टू ऑस्ट्रिया। अब देखो एक्चुअल में इटली ये वॉर क्यों कर रहा था, इटली का वॉर करने के पीछे जो रीजन था वो यही था कि ऑस्ट्रिया को क्या करना था, यहाँ से भगाना था, ठीक है, इटली से। बट वेनेशिया वापस किसको मिल गया, ऑस्ट्रिया को मिल गया। तो ये तो प्रॉब्लम होगी ना कि जो एक एरिया था, प्रोमिनेंट एरिया था, वो किसको मिल रहा है, ऑस्ट्रिया को मिल रहा है। तो इसलिए इटली के जो रूलर थे, वो जो काउर था, वो हैप्पी नहीं था, उसको ये इस चीज़ से काफ़ी नाराज़गी थी कि सर आपने ये सब कुछ कैसे किया। सेकेंड, पारामा, मोडेना एंड टस्कनी वर अगेन मेड इंडिपेंडेंट स्टेट। देखो ये पारामा, मोडेना, टस्कनी है ना, ये इटली के वो स्टेट्स थे जिस पर ऑस्ट्रिया के रूलर रूल कर रहे थे। अब यहाँ से भी जो काउर है वो ये चाहता था कि ये जो स्टेट्स है वो भी कंप्लीटली क्या हो, यहाँ से फ्री हो, मतलब यहाँ के जो ऑस्ट्रेलियन रूलर्स हैं उनको भगाया जाए, और यहाँ पर भी क्या हो, डेमोक्रेसी हो। लेकिन नेपोलियन क्या करता है, नेपोलियन इन स्टेट्स पर क्या कहता है, ओके ठीक है, जैसे पहले वाला सिस्टम चल रहा है, या जैसे पहले वाले ऑस्ट्रेलियन रूलर जो रूल कर रहे हैं उनको करने दो, आई हैव नो प्रॉब्लम, ओके। तो ये सेकेंड जो थर्ड पॉइंट ट्रीटी का है, ये भी जो इटली के लिए क्या था, पेनफुल था। एंड फोर्थ, यूनिफिकेशन ऑफ इटली इन states was made under the pope, यूनियन ऑफ द इटालियन स्टेट्स वाज मेड अंडर द पोप। और पोप के लिए भी ये कंडीशन प्रॉब्लम क्रिएट कर दी कि पोप जो इटली का जो यूनिफिकेशन था वो किसके अंडर में कर दिया, पोप। बट इटली के रूलर क्या चाह रहे थे, इटली वाले चाह रहे डेमोक्रेसी हो, क्योंकि पोप को तो वो ओनली 2 स्टेट देना चाहते थे। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया कि कंप्लीट जो इटली है वो यूनियन किसके अंडर में बनेगा, पोप। तो ये जो ट्रीटीज नेपोलियन ने जो ऑस्ट्रिया की जो रूलर जोसेफ के साथ की, वो सब की सब इटलीज है उसके लिए प्रॉब्लम का एक रीजन बन गई, ठीक है, इटलीज के लिए ये प्रॉब्लम थी। काउर वाज एनॉयड बाय दिस ट्रीटी। अब काउर है, जब ये ट्रीटी हुई तो वो नाराज हो गया, एंड हिज रिजाइन। विक्टर इमोनियल साइंड द ट्रीटी ऑफ ज्यूरिस ऑन नवंबर 10, 1859 एडी विथ ऑस्ट्रेलियन एंड फ्रेंच। अब यहाँ पर ये ट्रीटी हमें पता होनी चाहिए कि जो ज्यूरिस की ट्रीटी है ये किनके साथ हुई थी, ट्रीटी ऑफ ज्यूरिस, ऑस्ट्रिया एंड फ्रेंच। अब सुनो,
विक्टर एमोनियल भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। अब विक्टर एमोनियल पार्टिसिपेट क्यों किया? देखो ये जो बैटल थी वो इटली और फ्रांस ने आपस में मर्ज होकर किससे के अगेंस्ट की थी? ऑस्ट्रिया की। बट में क्या किया था, जो नेपोलियन था उसने कुछ चीटिंग की और उसने बिना बताए इटली के रूलर को बिना बताए ट्रीटी कर ली। अब यहाँ पर सिंगल कौन रह गया? इटली का जो रूलर विक्टर एमोनियल रह गया। अब उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था कि जिसकी हेल्प से वो उसने ऑस्ट्रिया पे अटैक किया था, वही उसका फ्रेंड किसके साथ जा मिला था? वो मिल गया था ऑस्ट्रिया के साथ। तो उसको ये जानना चाहते हुए भी उसकी जो विल थी उसके अगेंस्ट जाकर उसको ये ट्रीटी साइन करनी पड़ी। ओके, नाउ अब इटलीज है, अब इसके एम्बिशंस में क्या था? अब इटलीज को पोप वाले एरियाज को भी वापस रिगेन करना था। ऑस्ट्रियाज के अंदर में जो एरियाज थे, मोडेना स्टेट्स, ये सब इनको वापस कैप्चर करने थे। ठीक है, उस रेफरेंस में आगे क्या होता है? द टेरिटरी ऑफ ज्यूरिस कन्फर्म द सेज फायर ट्रीटी ऑफ द विल्फ्रिंका। अब ये जो ट्रीटी हुई, इस ट्रीटी से क्या हुआ कि जो बैटल्स हो रही थी वो बैटल क्या हो गई? कैंसिल आउट हो गई। क्या हुई? कैंसिल आउट हो गई। सीज फायर। सीज फायर का मीन्स क्या होता है? जब किसी दो कंट्रीज के बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे होते हैं। क्या हो रहे होते हैं? कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। उस कॉन्फ्लिक्ट्स के में काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। उन प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए या उस बैटल्स को कंप्लीटली एंड करने के लिए, डिनाई करने के लिए सीज फायर होता है। और सीज फायर आपसी एग्रीमेंट से हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पर हम देखते हैं ट्रीटी पैक्ट साइन हुआ था, तो ये एक एग्रीमेंट था। इस एग्रीमेंट के साथ कंप्लीटली जो बैटल्स थी वो कंप्लीट हो गई थी। ओके, नेक्स्ट पार्ट हमारा मर्जर ऑफ इटली। स्टूडेंट्स, ओके, टुडेज क्लास ओवर। ओके, एंड वी विल डिस्कस नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इन टुमारो। फर्स्ट पॉइंट, ये जो चैप्टर आज हमने जो रीड किया है, स्टडी किया है, को आप थोड़ा उस जो 4 ट्रीटी है जो भी हमने बात की थी, 5 ट्रीटीज है, उसको आप थोड़ा कंसंट्रेटली इसको रीड करना। अगर आप एक बार उसको रीड कर लोगे इस चैप्टर क्लियर होगा। तो ये चैप्टर हमें थोड़ा अजीब क्यों लगता है? समथिंग डिफरेंट इस क्रिटिकल क्यों है? क्योंकि ये फॉरेनर्स है, मतलब हम इटली और फ्रांस के बारे में रीड कर रहे हैं, तो पहले आपने आई थिंक कभी पढ़ा नहीं होगा। तो इसलिए इसको रीड करने में हो सकता है कि आप कंप्लीट कंसंट्रेशन ना कर पाएँ, बट आप ट्राई करना उन 5 पॉइंट को रीड करिए, क्योंकि वो 5 पॉइंट्स है, इस चैप्टर को क्या करेंगे? आगे करेंगे, लीड करेंगे या कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।